हेलो मेरे फोटॉन्स, कैसे हैं आप सब। तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन का अगला पार्ट लेके मैं रेडी हूँ। तो हम लोग रीड कर रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी मोशन इन स्ट्रेट लाइन। लास्ट वीडियो में मैंने पाथ लेंथ रीड करके बताया था आपको और डिस्प्लेसमेंट रीड किया था लाइन बाय लाइन। आज मैं रीड करूँगा एवरेज वेलोसिटी, फिर उसके बाद बात करेंगे एवरेज स्पीड का। तो पेज नंबर 42 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और आप एनसीईआरटी लेकर बैठेंगे तो और बेहतर है, आपके लिए वीडियो और अच्छा होगा, ताकि आप साथ में एनसीईआरटी मेरे साथ पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो ये आपके लिए और इफेक्टिव होगा और इसका आउटपुट और बढ़िया होगा आपके लिए, ठीक है ना। ओके, तो पेज नंबर 42 क्लास 11th एनसीईआरटी मोशन इन स्ट्रेट लाइन फिजिक्स। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड लिखा है 3.3। When an object is in motion, its position changes with time. Yes, समय के साथ पोजीशन बदलता है अगर बॉडी मोशन कर रही है। बट हाउ फास्ट, कितना तेजी से। आखिर अगर पोजीशन बदल रहा है तो कितने समय में कितना पोजीशन बदला। व्हाट इज द स्पीड, या यूँ समझे क्या रेट ऑफ चेंज, क्या है रेट ऑफ चेंज, समय के साथ कितना तेजी से बदल रहा है। तो बट हाउ फास्ट इज द पोजीशन चेंजिंग विथ टाइम एंड इन व्हाट डायरेक्शन। तो समय के साथ पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है, पर कितना तेजी से चेंज हो रहा है। 2 सेकंड में 10 मीटर का चेंज आया कि 2 सेकंड में 2 मीटर का चेंज आया। तो कितनी तेजी से चेंज हो रहा है हमारा पोजीशन और किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, इसी को समझने के लिए पैदा होता है ये हमारा क्वांटिटी, जिसे आज हम लोग रीड कर रहे हैं। To describe this, we define the quantity average velocity. Average velocity is defined as the change in position or displacement divided by the interval of time in which the displacement occurs. तो velocity का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में लिखा है। वेक्टर फॉर्म अक्सर 2D मोशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अगर 1D मोशन है तो हम बिना वेक्टर के भी इसको समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज 1D मोशन में इसी एनसीईआरटी में रीड करके बताया था, इसमें लिखा हुआ है कि 1D मोशन में 2 ही डायरेक्शन हो सकते हैं, या तो फॉरवर्ड या तो बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड को प्लस और बैकवर्ड क्या ले लेंगे, माइनस। तो वेक्टर नोटेशन की कोई नीड नहीं है, ऐसा एनसीईआरटी खुद कह रहा है 1D मोशन के लिए। क्लियर अपने को। तो यहाँ लिखा हुआ है एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन को ही क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट। नॉट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन ही कहलाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर एवरेज है तो फिर जनरली इसको हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट टोटल का मतलब वही है कि शुरुआत और आखिरी के बीच की सबसे छोटी दूरी जो कि स्ट्रेट लाइन होती है। क्लियर अपने को, हमेशा नहीं होती है, लेकिन अगर आपको ड्रॉ करने को बोला जाए तो आप स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो फॉर्मूला लिखा है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, वेयर x2 एंड xy आर द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट t2 एंड t1। x2 फाइनल है, x1 इनिशियल है। हियर द बार ओवर द सिंबल ऑफ वेलोसिटी इज स्टैंडर्ड नोटेशन यूज्ड टू इंडिकेट एन एवरेज क्वांटिटी। जो बार लगा है v के ऊपर, सॉरी मुझे लगा वेक्टर है पर ये बार है, सॉरी, तो ये बार लगा है, इसका मतलब बार का मतलब है कि ये एवरेज क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है अपने को। कह रहा था SI यूनिट मीटर पर सेकेंड, ऊपर मीटर नीचे टाइम, सॉरी ऊपर लेंथ नीचे टाइम तो मीटर पर सेकेंड, और प्रैक्टिकली किलोमीटर पर आवर। प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग स्पीड या वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर में लिखते हैं, ऐसा खुद लिखा है इसमें, ठीक है ना। एवरीडे लाइफ में यही इस्तेमाल होता है। लाइक डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, ओके, बट एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर फॉर मोशन इन स्ट्रेट लाइन द डायरेक्शनल एस्पेक्ट ऑफ वेक्टर कैन टेकन केयर बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन एंड वी डू नॉट हैव टू यूज द वेक्टर नोटेशन फॉर वेलोसिटी इन दिस चैप्टर। तो वन डायमेंशनल मोशन से प्लस और माइनस से ही डायरेक्शन क्लियर हो जाता है, इसलिए वेक्टर नोटेशन का इस्तेमाल इस चैप्टर में करने की जरूरत नहीं है। इस ग्राफ को देखें, आगे कुछ समझाया होगा। कंसीडर द मोशन ऑफ द कार इन फिगर 3.3 का आपका फिगर बना होगा पेज नंबर 41 पे 3.3, ओके। कह रहा है द पोर्शन ऑफ एक्सटी ग्राफ बिटवीन t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 8 इज ब्लोन अप एंड सोन इन फिगर 3.4 एज सीन फ्रॉम द प्लॉट। तो 0 से लेकर 8 तक कह रहा है आपका ब्लोन अप है, बढ़ रहा है आपका। Consider the motion of car in figure 3. The portion of the xt graph, अच्छा फिगर नंबर 3 जो है उसकी बात कर रहा है कि किस तरह पोजीशन चेंज हो रहा है समय के साथ और कितना तेजी से चेंज हो रहा है। आगे कह रहा है द पोर्शन ऑफ एक्सटी ग्राफ बिटवीन t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 8 इज ब्लोन अप एंड सोन इन फिगर 3.4। तो 3.4 के लिए लिखा हुआ स्टेटमेंट, द पोर्शन ऑफ एक्सटी ग्राफ वाला स्टेटमेंट 3.4 उसी पेज पर बना हुआ है। एज सीन फ्रॉम द प्लॉट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार बिटवीन t इज इक्वल टू 5 सेकंड और 2 इज इक्वल टू 7 सेकंड इज। तो 5 से लेकर 7 सेकंड के लिए एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो 5 सेकंड पर अपने को 10 दिया गया x और 7 सेकंड में दिया गया 27.4। अगर 27.4 नहीं लिखा होता, जैसे जेईई में क्वेश्चन आया था जहां 27.4 नहीं लिखा था, अगर नहीं लिखा होगा तो अगर ये 25 और 30 के बीच में है तो आप 27.5 ले सकते हैं।
अप्रॉक्स आंसर सेम आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल टाइम 7 है, उससे पोजीशन 27.4, इनिशियल टाइम 5 है, उससे पोजीशन है 10, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन 7 माइनस 5, द आंसर है 88.7। Geometrically, this is the slope of straight line P1 P2 connecting the initial position P1 to the final position P2 as from the figure। तो कहने का मतलब यहाँ क्या है कि जियोमेट्रिकली अगर देखा जाए तो फिर स्लोप ही यहाँ एवरेज वेलोसिटी डिफाइन कर रहा है फ्रॉम P1 से लेकर P2। तो अगर P1 से P2 में एक लाइन ड्रॉ करें, स्लोप निकाला जाए, तो उसी स्लोप को यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी बुलाया जा रहा है, एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है। द एवरेज वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट इज जीरो इफ द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, जहाँ से चल के अगर वहीं आ गए, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। फिगर 3.5 में देखेंगे आपको 3 डायग्राम बना के दिया गया है। ए वाला डायग्राम आप देखेंगे वहाँ स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप अगर पॉजिटिव होगा और स्लोप का नाम यहाँ वेलोसिटी बोला है एनसीईआरटी, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। बी वाले में स्लोप आपका नेगेटिव है, वेलोसिटी भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। और सी वाले में स्लोप हमारा जीरो है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, जीरो होगी। उसी को रिप्रेजेंट बोला है। तो कह रहा है एवरेज वेलोसिटी एज डिफाइंड अबव इन्वॉल्व्स ओनली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। वी हैव सीन अर्लियर दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे बी डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल पाथ लेंथ। हमने पीछे देखा है कि कई बार डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल पाथ लेंथ से अलग हो सकता है, ठीक है ना। टू डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन ओवर द एक्चुअल पाथ लेंथ वी इंट्रोड्यूस अनदर फिजिकल क्वांटिटी विच इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। तो अगर एक्चुअल पाथ लेंथ के टर्म में बोला जाए तो हम एक नया फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करेंगे, जो कि क्या होगा, हमारा एवरेज स्पीड। क्लियर अपने को। तो एवरेज स्पीड के बारे में यहाँ लिखा है टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। कह रहा है एवरेज स्पीड हैज ऑब्वियसली द सेम यूनिट सेम होगा वेलोसिटी जैसा, बट डायरेक्शन की बात नहीं करता ये, इट डजंट टेल अबाउट द डायरेक्शन। इसका मतलब ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, दस इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि एवरेज दोनों हो सकता है। इफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन एंड इन सेम डायरेक्शन, तो अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, डायरेक्शन सेम है, बिना किसी डायरेक्शन के चेंज के हो रहा है, अगर सेम डायरेक्शन का मतलब यही होता है डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इन दैट केस वेलोसिटी और स्पीड दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। थोड़ा पंखी की आवाज़ आ रही होगी, मैंने उसको स्लो कर दिया, गर्मी बहुत हो रही है, बारिश हुई है आज। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ, इन दैट केस मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड। दिस इज नॉट ऑलवेज द केस। एक अगला एग्जाम्पल इसमें समझाया गया है कि एवरेज वेलोसिटी हमेशा एवरेज स्पीड के इक्वल नहीं होती। तो नेक्स्ट वीडियो में इस एग्जाम्पल को समझाऊंगा आपको, तब तक लाइन बाय लाइन आपको ये समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कोई भी दिक्कत, कोई भी चीज़ होगी, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, ठीक है ना।